मित्रों, पिछले कई सत्रों से हमने ये परंपरा स्थापित की है कि संसद के सत्र की समाप्ति पर हम दोनों नेता एक रैपअप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उसी श्रृंखला में आयोजित की गई है। आज संसद का सत्र समाप्त हुआ है। सामान्यतः कोई भी सत्र जब शुरू होता है तो पहला दिन हंगामे की भेंट चढ़ता है, क्योंकि दो सत्रों के अंतराल में कोई ना कोई ऐसी घटना ज़रूर घट जाती है जिसको लेकर संसद की कार्यवाही पहले दिन बाधित होती है। लेकिन ये पहला सत्र था, पिछले जितने सत्र हुए हैं 15वीं लोकसभा के, जिसका पहला सप्ताह सामान्य रूप से चला। पहले ही दिन हमने कार्यस्थगन प्रस्ताव दिया था कोकराझार की हिंसा को लेकर। स्पीकर साहिबा ने उसे स्वीकार किया और सरकार ने भी आपत्ति नहीं की। बहुत धीर गंभीर चर्चा हुई। राष्ट्रीय सुरक्षा के बड़े अहम प्रश्न और बिंदु उस चर्चा में उठाए गए। लेकिन मुझे दुख से कहना पड़ता है कि सरकार ने चर्चा का जवाब बहुत कैजुअल तरीके से दिया। अगर आप लोगों को याद हो तो लोकसभा में जब गृह मंत्री जवाब देने के लिए खड़े हुए तो एक लिखित वक्तव्य दिखाते हुए उन्होंने कहा, ये सुओ मोटो स्टेटमेंट मैं सुबह देने के लिए लाया था, सुबह मैं नहीं पढ़ सका इसलिए अब पढ़ देता हूं। इसका अर्थ है कि चर्चा के किसी बिंदु को उन्होंने ना सुना ना उस पर जवाब देने की ज़रूरत समझी। जो वक्तव्य वो सुओ मोटो स्टेटमेंट यानी अपनी ओर से देने के लिए तैयार उन्होंने किया था, पूरी चर्चा के बाद उसको ही पढ़कर उन्होंने चर्चा की इतिश्री कर दी। ये पहले दिन की घटना है। राज्यसभा में भी ऐसा ही घटा। वहाँ उन्होंने सुओ मोटो नहीं कहा, लेकिन लगभग वही बयान पढ़ दिया। 2 दिन के बाद देश में एक बहुत बड़ी घटना हो रही थी। पूर्वोत्तर के लोग बहुत बड़ी संख्या में पलायन कर रहे थे। उस विषय को दोनों सदनों ने लिया और मैं याद कर रही हूं कि उस दिन दोनों सदन अपनी पूरी ऊंचाई पर थे। दोनों सदनों से एक समवेत स्वर निकला। दलगत राजनीति को छोड़कर एक सुर में बोलते हुए लोगों ने एक आत्मीयता का भाव पूर्वोत्तर के लोगों के लिए रखा। तुम देश के वासी हो, देश के किसी भी कोने में रह सकते हो, रहना पढ़ना काम करना तुम्हारा अधिकार है, यह आश्वासन उन्हें दिया। और जो उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे थे उनको दंडित करने का एक स्वर निकला। उस दिन दोनों सदन अपने शिखर पर थे। उसके बाद सामान्य कामकाज होता रहा। बिल पारित होते रहे, विधेयक पारित होते रहे, चर्चाएं हुई। सदन में एक अच्छी चर्चा राज्यसभा में अमरनाथ यात्रा के ऊपर हुई। लेकिन मित्रों, जैसे ही सीएजी की रिपोर्ट आई कोयला ब्लॉक आवंटन पर, तैसे ही सदन की कार्यवाही में व्यवधान पड़ गया। सरकार चाहती थी हम चर्चा कर लें, लेकिन हमने उन्हें साफ मना कर दिया कि हम चर्चाओं का हश्र देख चुके हैं, हम सीधे चर्चा नहीं करेंगे। हमने अपनी 3 मांगें रखी कि प्रधानमंत्री इसके लिए कोयला मंत्री होने के नाते सीधे जिम्मेदार हैं, इसलिए प्रधानमंत्री इस्तीफा दें। तमाम कोल ब्लॉक आवंटन रद्द किए जाएं और एक स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच इस घोटाले के लिए बैठाई जाए। संसदीय कार्य मंत्री और गृह मंत्री से अनौपचारिक वार्ता हुई, उसमें भी हमने चर्चा के लिए इनकार किया। स्पीकर साहिबा के कमरे में औपचारिक मीटिंग हुई नेताओं की, उसमें हमने साफ कहा कि हम चर्चा क्यों नहीं चाहते। मैं दोहरा देती हूँ उस बात को। हमने कहा कि चर्चा 3 नियमों के अंतर्गत होती है, 193, 184 और एडजमेंट मोशन, कार्यस्थगन प्रस्ताव। हमने कहा कि 193 के चर्चा करने का मतलब है चर्चा का टॉकआउट और विपक्ष का वॉकआउट। हम चर्चा करेंगे, सरकार जवाब देगी
हम कहेंगे कि हम उत्तर से असंतुष्ट हैं और बहिर्गमन कर जाएंगे और मुद्दा समाप्त हो जाएगा। हमने कहा 184 के तहत करेंगे तो मतदान होगा, तो हम जानते हैं कि सरकार बहुमत में है, इसीलिए शासन में है, और अगर थोड़ा बहुत कमी होगी तो बहुत डिपेंडेबल एलआई है इनके पास एक सीबीआई, वो इनके लिए बहुमत जुटा देगी। क्योंकि बहुत से दल ऐसे हैं मित्रों जो चर्चा में भाषण हमारे साथ देते हैं, वोट उनके साथ देते हैं। और हमने कहा कि कार्यस्थगन प्रस्ताव का हश्र तो हम देख चुके, कोकराझार हिंसा का जिक्र मैंने वहाँ भी किया कि हमने इतने अहम सवाल उठाए लेकिन जवाब मिला हम लुंगी, टूथपेस्ट, सोप दे रहे हैं। ये करके सरकार कैजुअली चर्चा का जवाब देती है। हमें ऐसी चर्चा नहीं चाहिए। और चूंकि इनके पास संख्या बल है, इसलिए ये हमारा एडजर्नमेंट मोशन भी गिरा देंगे। क्योंकि इनके पास संख्या बल है इसलिए 184 का मतदान भी जीत जाएंगे, लेकिन संख्या बल लूट का लाइसेंस नहीं देता। इसलिए हम किसी भी कीमत पर सीधे चर्चा नहीं मानेंगे। इसके बाद श्रीमती सोनिया गांधी ने फोन पर बात की। उन्होंने भी बात इसी से शुरू की कि संसद का इम्पास खत्म कर दें, चर्चा मान लें, डिस्कशन मान लें। तो हमने उनसे कहा कि हम डिस्कशन मान सकते हैं, हमारी 2 शर्तें हैं। कोल ब्लॉक आवंटन रद्द करिए, फेयर और इंडिपेंडेंट प्रोब गठित करिए। कुछ लोगों ने इसमें से एक ध्वनि निकाली कि शायद हमने अपनी तीसरी मांग समाप्त कर दी। ये गलत निष्कर्ष था मित्रों। मांगे हमारी 3 थीं, 3 हैं और 3 ही रहेंगी। लेकिन चर्चा की शुरुआत करने के लिए हमने शर्तें 2 रखी कि सदन चल जाए। कोई ये ना कहे कि प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर आप अड़ गए और आपने सदन चलने नहीं दिया, जबकि वो चलाना चाहते थे। तो हमने कहा हम डिस्कशन मान सकते हैं अगर ये 2 शर्तें आप मान लें। लेकिन वो 2 शर्तें भी उन्होंने स्वीकार नहीं की और इसलिए सदन की कार्यवाही आज तक नहीं चली। लेकिन सदन की अपनी एक भूमिका होती है मित्रों। सदन एक प्रभावी मंच है किसी मुद्दे को उठाने का, लेकिन सदन के समाप्ति के साथ मुद्दा समाप्त नहीं हो जाता। इसीलिए हमने कल तय किया कि आज गांधी प्रतिमा के सामने सारे एनडीए के सांसद खड़े होकर संकल्प लेंगे कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत के लिए अब चलें संसद से सड़क की ओर। और इसी एक मुद्दे को लेकर आज एनडीए के सभी सांसद गांधी प्रतिमा के सामने खड़े हुए। जो लड़ाई आज तक संसद के भीतर चल रही थी, वो आज से संसद के बाहर आ रही है। और मुझे खुशी है कि एनडीए तो इसमें एकजुट रहा ही, लेकिन अन्य विपक्षी दल भी, ये जो 2 शर्तें हमने रखी थी, एक आध दल को छोड़कर बाकी सब दल इसमें सहमत थे। अंडा डीएमके के थम्बी दुरई से मेरी बात हुई, सीपीएम के वासुदेव आचार्य से बात हुई, टीडीपी के नमो नागेश्वर राव से बात हुई। इन सब लोगों ने कहा डिस्कशन बाद में, कैंसिलेशन पहले। और उन्होंने ये कहा कि जो शर्तें आपने रखी ये केवल बीजेपी की नहीं, अच्छा हुआ कि आपने वो शर्तें रखी जिस पर बृहद विपक्षी एकता थी। आज से ये लड़ाई संसद के बाहर जा रही है। 13 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के कोर ग्रुप की बैठक है। उसमें पूरी रूपरेखा बनेगी कि नीचे गांव तक हम इस विषय को कैसे ले जाएं। उसमें बड़ी रैलियों के प्रोग्राम भी होंगे और गांव तक जाने के छोटे प्रोग्राम भी होंगे। वो प्रोग्राम बनने के बाद उसकी पूरी जानकारी आपको अलग से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दे दी जाएगी। लेकिन मैं आज ये कहना चाहती हूँ कि बहुत बार जब संसद इस तरह से समाप्त होती है तो आलोचनात्मक लेख आते हैं, या ये कहा जाता है कि संसद की कार्रवाई नहीं चलने दी, संसद तो होती ही चर्चा के लिए है और बिना चर्चा किए करोड़ों का नुकसान करा दिया। चर्चा हमने क्यों नहीं की, इसका जिक्र मैंने आपको बता दिया, 3 नियमों का हवाला देकर बता दिया। जहाँ तक नुकसान का सवाल है मित्रों, 2G स्पेक्ट्रम में भी ये सवाल उठा था
कि हमने करोड़ों का नुकसान करा दिया। लेकिन आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं कि 1658 करोड़ में बेचा गया लाइसेंस आज 14,000 करोड़ की बेस प्राइस पर उसी सरकार ने रखा है जिस सरकार ने ज़ीरो लॉस कहा था। कल जब नीलामी होगी उन 9 लाइसेंसों की, अगर 1 रुपया भी ज़्यादा ना आए और केवल बेस प्राइस पर वो नीलाम हो तो भी 1,26,000 करोड़ रुपया देश के खजाने में आएगा। नुकसान हुआ होगा 10-20 करोड़ का, लेकिन अगर 10-20 करोड़ का नुकसान करके हम इतना जन दबाव बना पाएँ कि 1,26,000 करोड़ रुपया देश के खजाने में आ जाए तो बिल्कुल वही मामला इस केस में होने वाला है। जब ये आवंटन रद्द होंगे, और रद्द होंगे, करने पड़ेंगे, संसद के दबाव के साथ जब जन दबाव मिलेगा तो करने पड़ेंगे, क्योंकि मीडिया ने जिस तरह से दिखाना शुरू किया है, हर व्यक्ति इनके घर का निकल रहा है। 2 सांसद सीधे निकले कांग्रेस के, 1 मंत्री इनके सहयोगी दल का निकला डीएमके का, 1 पूर्व मंत्री इनके सहयोगी दल का निकला आरजेडी का, और अभी तो चीजें खुलकर आ रही हैं। जिस तरीके से मीडिया प्रोजेक्ट कर रहा है और दिखा रहा है, तो लोगों को लग रहा है कि विपक्ष कोई गलत बात नहीं कह रहा था। इतनी बड़ी लूट, और वो भी उन्होंने की जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी ट्रस्टीशिप की। ये राष्ट्रीय संपदा इनकी जागीर नहीं है मित्रों, ये कस्टोडियन है इसके, ये ट्रस्टी हैं। शासक के नाते उस ट्रस्ट को इन्होंने खत्म किया है, क्योंकि लूट भी उन्होंने की जो स्वयं वहां बैठे थे, अपने पद का इस्तेमाल करके, अपने पद का प्रभाव का इस्तेमाल करके। जो नाम आ रहे हैं उनकी आंच सीधे इनके घर तक जा रही है, और सीधे प्रधानमंत्री जिम्मेदार हैं, क्योंकि उनके हस्ताक्षरों के नीचे ये कोल ब्लॉक आवंटित किए गए हैं। इसलिए आसानी से ये छूटने वाला मामला नहीं है। ये भी कोल ब्लॉक आवंटन रद्द होंगे, और जब नीलाम होंगे तो 1,86,000 करोड़ नहीं, शायद 2 लाख करोड़ से ज़्यादा राजस्व देश के खजाने में आएगा। इसलिए ये कहना कि हमने कुछ करोड़ों का नुकसान करवा दिया संसद ना चलवाकर, संसद के प्रभावीपन के 2 तरीके हैं। कई बार चलकर प्रभावी होती है, चर्चा करके प्रभावी होती है, कई बार बंद करके प्रभावी होती है। और इसलिए दोनों सदनों में बहुत प्रभावी ढंग से केवल बीजेपी ने नहीं बल्कि संपूर्ण विपक्ष ने सरकार पर ये दबाव बनाया है। सरकार का एक भ्रष्टाचारी चेहरा फिर से उजागर हुआ है, और जितने आज तक के घोटाले हैं उनका ये सबसे बड़ा घोटाला है। CWG 70,000 करोड़, 2G 1,76,000 करोड़, और कोल ब्लॉक 1,86,000 करोड़। अब तक का सबसे बड़ा ये घोटाला। इसमें बहुत प्रभावी भूमिका भारतीय जनता पार्टी ने निभाते हुए अपनी भूमिका को निभाया है। आज के बाद से हम सड़क पर जाकर पूरी पार्टी मिलकर इसको निभाएगी, और जो कार्यक्रम बनेंगे उनके बारे में हम आपको जानकारी देते रहेंगे। मैं अपनी तरफ से इतना ही कहना चाहूँगी। अरुण जी इसमें अपनी ओर से जोड़ेंगे, और बाद में फिर जो प्रश्न आपके होंगे वो हम देंगे।